जिस चीज पर व्हीटस्टोन ब्रिज बेस कर रहा है, जिस चीज को फॉलो करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क कर रहा है, वो यही बैलेंस कंडीशन थी, बैलेंस पोटेंशियल था, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड रेजिस्टर है, ये नीचे वाला, इसको हम इस तरह से मैनेज करेंगे कि ये बी और डी पर पोटेंशियल जीरो हो जाए। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 10 और आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हम रेजिस्टेंस ब्रिज भी बोलते हैं। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था सैमुअल हंटर क्रिस्टी के नाम से एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1833 में इसे इन्वेंट किया था, लेकिन जब इन्होंने इन्वेंट किया तो ये इतना ज्यादा फेमस हुआ नहीं था। तो इनकी इन्वेंशन के 10 साल बाद एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स व्हीटस्टोन, उन्होंने 1843 में इसको थोड़े अपर लेवल पे मशहूर करवाया। तो जो सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने सिर्फ इसको इन्वेंट नहीं किया था, उनके नाम के ऊपर ही इस ब्रिज को नाम दे दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि उन साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन। अच्छा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक डायमंड शेप्ड का रेजिस्टर्स का एक ब्रिज होता है। किस तरह का? कुछ ऐसे एक डायमंड शेप्ड का रेजिस्टर्स का एक ब्रिज होता है, जिसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसकी खास बात क्या होती है इस ब्रिज की? इस ब्रिज की खास बात ये होती है कि इसके थ्रू हम किसी चीज की अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेटली। हाईली प्रिसाइज्ड, हाईली एक्यूरेट वैल्यूज आती हैं थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें होता ये है कि हमारे पास 4 रेजिस्टर हैं, जिसमें से 2 रेजिस्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि ये वाला, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ R1 और इसको बोल देता हूँ R2। ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, हमारे पास 2 रेजिस्टर्स बिल्कुल कांस्टेंट होंगे। तीसरा रेजिस्टर R3, ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर होगा, इसके रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते होंगे। और ये जो फोर्थ रेजिस्टर है, यहाँ पे हम जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ पे वो वाला रेजिस्टर लगाएंगे जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होगी, वो ये होगी, इसको हम फाइंड करेंगे। अब क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होती है रेजिस्टर्स की टू एक्यूरेटली डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस जो इसे एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए किस तरह से करते हैं, इनको बाकी रेजिस्टर्स के साथ कंपेयर कराते हैं अंडर अ बैलेंस्ड कंडीशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बैलेंस्ड कंडीशन, के इन्हें कंपेयर करवाया जाता है एक बैलेंस्ड कंडीशन में। ये बैलेंस कंडीशन होती क्या है? बैलेंस कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर करंट का फ्लो रुक जाए। एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में करंट का फ्लो रुक जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन अचीव कैसे होती है, ये बात समझ लीजिए। बैलेंस कंडीशन अचीव होती है अंडर बैलेंस पोटेंशियल। मैं आपको इसको कुछ इस तरह से बताता हूं कि सपोज करें हमारे पास एक बैटरी है और इसके साथ हमने एक रेजिस्टर लगा दिया और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट्स, नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड। करंट का फ्लो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड से निकलेंगे और ऐसे रेजिस्टर से होते हुए यहां चले गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे करंट फ्लो क्यों हुआ, तो आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस। मैंने आपको ये बात बार बार बताई है कि लेट्स सपोज ये 10 वोल्ट है, तो जो पॉजिटिव साइड है उधर हम बोल देंगे +5 और इधर -5। इस तरफ +5 वोल्ट्स का पोटेंशियल, उस तरफ -5 वोल्ट्स का पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर ये पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन बनाए जिसमें पोटेंशियल का डिफरेंस ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, एक और सर्किट बनाते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक बैटरी है और इससे कुछ इस तरह से वायर निकल रही है और एक रेजिस्टर ऐसे लगा दिया, एक रेजिस्टर ऐसे लगा दिया, सही है। और इन दोनों को हम ले आए कुछ इधर और यहां ले आए। अब हम या बल्कि ये एग्जाम्पल नहीं लेते, मैं आपको इसी के थ्रू एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो मैंने आपको एक ब्रिज बना के बताया था उसी के थ्रू एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास
ऐसे करके बैटरी लगी हुई और 4 रेजिस्टर्स है, कुछ ऐसे। और हम सपोज करते हैं कि चारों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम है। इसको भी मैं बोल देता हूँ 5 ओम, इसको भी 5 ओम बोल देता हूँ, इसको भी 5 ओम और इसको भी 5 ओम। और हमने क्या किया है, सेंटर में यहां पे लाके एक वायर लगा दी है और यहां से नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव चार्जेस यहां से निकलना शुरू हुए, यहां पे आए, यहां आके क्या हुआ, करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहां चला गया, कुछ करंट यहां चला गया। सपोज करें कि अगेन वही बात कर रहा हूं कि ये बैटरी 10 वोल्ट्स की है और 5 -5 और +5, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, दोनों रेजिस्टर्स पर गए, दोनों रेजिस्टर्स पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आया, बिल्कुल सेम, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, दोनों पे सेम पोटेंशियल ड्रॉप आया। लेट सपोज मैं कहता हूं कि यहां तक आते आते पोटेंशियल हो गया -1 बोल देता हूं, और यहां भी -1 हो गया, सही है, सपोज्ड वैल्यूज है। यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आया, ये हो गया -1, यहाँ भी -1 हो गया। अब अगर आप इन दोनों एंड्स को देखें, क्या दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, -1 और -1 दोनों जगह सेम पोटेंशियल आ रहा है, तो क्या होगा, दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि या तो करंट यहां से नीचे आना चाहिए या यहां से ऊपर जाना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इस वायर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जीरो हो रहा है। कैसे जीरो हो रहा है, -1 माइनस इंटू -1, डिफरेंस ऐसे ही लेते हैं ना, ये वाली वैल्यू माइनस दूसरी वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -1 +1, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो इस वायर में से कोई करंट पास नहीं होगा, बल्कि करंट ऐसे आके यहां से आके डायरेक्ट इधर आ जाएगा, इसमें से पास नहीं होगा। यहां करंट क्यों पास नहीं हुआ, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। इसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन या बैलेंस पोटेंशियल। एक ऐसी कंडीशन इन विच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एक ऐसी कंडीशन जहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी दो स्पेसिफिक नोड्स पे, किसी दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बिकम्स इक्वल, सेम हो जाए। उसकी वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी जीरो, so that the potential difference between these two points becomes zero। दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो गया, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, सो नो करंट विल फ्लो बिटवीन देम, इन पॉइंट्स के बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इस वायर के दोनों साइड्स पर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो अब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और हम कहेंगे कि ये बैलेंस कंडीशन है या बैलेंस पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे दोनों बातें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैंने एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अब हमें करना ये कि मैंने बताया हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है व्हीटस्टोन ब्रिज में, 1 2 3 और 4। जो ऊपर वाली 2 रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये अननोन रेजिस्टेंस है। तो सपोज करते हैं कि इस रेजिस्टर को मैं बोल देता हूं कि ये रेजिस्टर है P, और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बोल देते हैं RP। इसको बोल देते हैं, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस RQ। आपकी बुक में एक्चुअली रेजिस्टर्स को नाम दिया हुआ है PQRS, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि मुश्किल होगी कि मैं बोलूं कि P इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसको RP कर दिया है, RP RQ PQR। हाँ, अब ये हो जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर R, और ये RS। फर्स्ट रेजिस्टर RP, सेकंड वन RQ, ये RR और ये RS, 4 रेजिस्टर्स टोटल हमारे पास है। इसमें से इन दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, और ये अननोन है, हमें नहीं पता इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। अब यहाँ देखें, यहाँ टोटल 4 नोड्स बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। चारों को हम नाम दे देते हैं। इसको हमने बोल दिया नोड A, नोड B, ये हमारी नोड C, और ये लास्ट वन हमारी नोड D हो जाएगी। तो ये 4 नोड थे, चारों को हमने नाम दे दिया। अच्छा, अब ये बैटरी है, एक इसका नेगेटिव और एक पॉजिटिव, हम नेगेटिव से करंट को फ्लो करवाएंगे। नाउ अब आपके पास देखिए ये कुछ बना हुआ आ रहा है ऐसा, और यहाँ पे भी है ये एक्चुअली हमारे पास स्विच है जिसको हम की बोल देते हैं। की यानी कि
जब हम इसको क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो करना शुरू होगा। अभी देखें करंट, सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट ब्रेक हुआ हुआ है। ये की जब क्लोज होगी, अभी ये की ओपन है, क्लोज होगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाली की है की 1, जिसको हम K1 बोल देते हैं, और ये की 2 है जिसको हम K2 बोल देते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ अब अगर इसमें, हाँ ये रह गया सेंटर में, ये जो सेंटर में एक राउंड सर्कल बना हुआ है, ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल G से। अच्छा, गैल्वानोमीटर क्या करता है? गैल्वानोमीटर करंट को मेजर करता है और स्मॉल करंट्स को मेजर करता है। गैल्वानोमीटर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता, गैल्वानोमीटर जल जाता है, बर्न आउट हो जाता है। किसकी वजह से? अगर बहुत ज्यादा करंट पास हो गैल्वानोमीटर में से, एक करंट मेजरिंग डिवाइस है जो बहुत लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकती है। इसमें होता कुछ यूं है कि दोनों तरह की होती है। इसकी एक पिन होती है जो ऐसे करके जितना ज्यादा करंट आएगा वो पिन ऐसे रोटेट करती है, वो बता रही होती है हमें। तो ये हमारे पास टोटल बन गई अरेंजमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज की। नाउ अब अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाएं, सपोज करें कि अभी दोनों कीज ओपन है, ये की भी ओपन है, ये की भी ओपन है, तो क्या यहां से कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि करंट यहां से फ्लो करता करता कहीं से भी होता हुआ यहां आ गया, सपोज करें यहां से आगे आके वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में ही नहीं जा सकता। इसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक करंट को एक ऐसा रास्ता ना मिल जाए जिससे वो नेगेटिव से होता हुआ वापसी अपने पॉजिटिव में चला जाए, तब तक करंट फ्लो नहीं करता। कोई ना कोई रास्ता मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम पहले की K1 को क्लोज कर देते हैं। हमने इस की K1 को क्लोज कर दिया, सही है। अच्छा, अब देखें क्या होगा। करंट यहां से चला, यहां आया, ये पहले एक रास्ता बनाए थे कि अब पॉजिटिव में तो जा सकते हैं ना करंट। अगर देखें ऐसे 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 चलता हुआ आके पॉजिटिव में चला गया, इसका मतलब सर्किट तो कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो कर रहा है। कहां कर रहा है ये देखना है हमारे को। यहां से सपोज करें करंट निकला और हम कह देते हैं ये करंट है, करंट आई अमाउंट ऑफ करंट यहां से निकल रहा है और यहां पे आया। यहां पे जब करंट आया तो करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ऐसे नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो करंट दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? एक को हम बोल देते हैं I1 और दूसरे को हम कह देते हैं I2। बात समझ आती है? यहाँ पे करंट को दो रास्ते मिल गए, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो कुछ ना कुछ ब्रेक होके कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे आ गया। अब I1 यहां से आया, यहाँ पे यहां आया I1 और पॉइंट बी पे आया। पॉइंट बी के पर आके I1 के बाद कितने रास्ते बन रहे? दो। एक ऐसे RQ वाले रजिस्टर में जाएगा, एक गैल्वानोमीटर में चला जाएगा। और इसी तरह नीचे I2 वाले पे देखे, I2 जब D पे आया, यहां पे आया, तो क्या हुआ? D पे आके दो रास्ते बन गए, एक ऐसे ऊपर और एक RS। तो सोचे करंट कहां जाएगा? यहां से और वहां से। अगेन ऊपर वाले से समझते हैं कि लेट सपोज करंट यहां तो चला गया, कुछ ना कुछ जो भी जाना था वो यहां चला गया ऐसे, और फिर पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन अगर करंट यहां से नीचे जाता है, नीचे गया, गैल्वानोमीटर से आया, रास्ता ओपन है, क्या हो रहा है? करंट जा ही नहीं सकता आगे, तो इस वाले पाथ पे करंट नहीं आएगा। करंट I1 सारा का सारा आगे चला जाएगा, नीचे कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये की अभी ओपन है, हमने क्लोज की ही नहीं। जब की क्लोज होगी तो यहां से करंट फ्लो करेगा। सेम नीचे भी यही चीज हो रही है। करंट ऐसे आया, RS में तो जा सकता है, रास्ता है, लेकिन यहाँ पे ओपन है, करंट आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ का भी I2 का सारा करंट आगे चला जाएगा, और अभी के लिए ये हो रहा होगा ना। अगर हम इसी कंडीशन में कुछ करें, लेट सपोज पॉइंट ए पे हम कहते हैं कि हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, जो KCL था, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं। हम लिख रहे हैं कि अप्लाइंग KCL एट नोड। नोड का नाम क्या दिया हुआ है हमने? ए, तो हम लिख देते हैं एट नोड ए। नोड ए पर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं।
केसीएल किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता था कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। भी आसान सी बात है। करंट नोड ए पे कौन सा आ रहा है? करंट आई आ रहा है, बस आई ही आ रहा है और तो कोई नहीं आ रहा, बाकी दो जा रहे हैं, तो इनकमिंग सिर्फ आई हो गया। तो हम लिखते हैं कि आई इज इक्वल्स टू आई आउट, आउटगोइंग करंट कौन से? आई वन और आई टू। आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अगर मैं इस आई वन को इस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन इज इक्वल टू आई टू। तो हमारे पास एक तरह से एक आई टू की वैल्यू आ गई कि आई टू बराबर है आई माइनस आई वन के। ये बात समझ आती है? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी ये सेम करंट यहां आया, ये वाला करंट यहां आया, दोनों यहां के मिले और बैटरी के पॉजिटिव में चले गए। अब हम क्या करते हैं कि इस की K2 को भी क्लोज करते हैं। जो की K2 है इसको अगर हमने जब क्लोज किया तो अब क्या हुआ? अब करंट डिवाइड होगा। कहां से? यहां से सेम हुई करंट निकला, आगे आया, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और यहां से ये करंट ऐसे नीचे आएगा और फिर सारा करंट यहां जाएगा। क्या होगा? आई वन, करंट के बाद दो रास्ते, एक ऐसे और एक ऐसे, तो कुछ करंट इधर आ गया, कुछ इधर आ गया। करते हैं कि क्या करना चाहिए हमारे को। आई वन आई टू, कुछ करंट यहां जाएगा, तो कितना करंट यहां पे जाएगा हमें ये देखना होगा। एक कुछ तो करंट आगे चला गया, कुछ करंट ऐसे नीचे आ गया, ऐसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। ये जो ऊपर करंट आया ये तो हमें पता है ये क्या था? आई वन था। यहां पे जो गया इसको मैं आई थ्री बोल देता हूं, आई थ्री। सही, आई वन हो गया था, आई टू, ये आई थ्री हो गया। अच्छा, अब जो गैल्वानोमीटर के अंदर जा रहे हैं इसको मैं आई जी से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आसानी रहे। आई और इसके साथ स्मॉल जी कर दिया कि ये वो करंट है जो गैल्वानोमीटर के अंदर से गुजर रहा है। अब क्या होगा कि ये करंट नीचे आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे का करंट ऊपर चला जाए। दो अपोजिट डायरेक्शन में एट अ टाइम करंट फ्लो नहीं कर सकता। या तो मैं ये करता कि ये वाला करंट ऊपर और ऐसे जा रहा है, या तो मैं ऊपर वाले को दो डायरेक्शन में फ्लो करवाता। अब क्या होगा? ये आईजी करंट ऐसे नीचे आया यहां पे, और यहां पे कौन सा आ रहा है? आई टू। इस पॉइंट पे आके ये दोनों ऐड होंगे और आगे चले जाएंगे। आई टू और आई जी दोनों यहाँ आके ऐड हुए और आगे चले गए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ वाला करंट दो आए और एक आगे जा रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई टू प्लस आई जी, और वो यहाँ पे आ गया, और ये आई थ्री ऐसे यहाँ आ गया। आई टू प्लस आई जी ये दोनों आए, ऐड हुए और इस तरफ जा रहे हैं, और यहां से आई थ्री करंट नीचे आ रहा है। तो अब हमें कुछ इसके अंदर केसीएल केवीएल वगैरह लगाने पड़ेंगे और फिर देखना होगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नोड बी है यहाँ पे ये करंट एक इनकमिंग आ रहा है और ये भी आउट गोइंग है, ये भी आउट गोइंग है। नोड बी पे हम केसीएल लगाते हैं। अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी, नोड बी पर केसीएल लगा रहे हैं, क्या होगा? अगेन वही, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे इनकमिंग कौन सा है? इनकमिंग सिर्फ आई वन है, तो ये हो जाएगा आई वन इज इक्वल्स टू आउटगोइंग कौन से? आई जी और आई थ्री, आई जी प्लस आई थ्री। अब आई जी प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, आई वन माइनस आई जी इज इक्वल्स टू आई थ्री। तो आई थ्री के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, आई थ्री इज इक्वल्स टू आई वन माइनस आई जी। हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि करंट को किसी एक टर्म में रखा जाए, कि क्या हो कि सारी की सारी करंट्स आई वन की टर्म्स में हो जाए या आई टू की टर्म में हो जाए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो सके हमें। तो मैंने क्या किया, आई टू को भी इन टर्म्स ऑफ आई वन कर दिया, आई थ्री को भी इन टर्म्स ऑफ आई वन कर दिया, ताकि सॉल्यूशन इजिली हो जाए। नाउ
हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, यहाँ अप्लाई कर लिया, यहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, कर भी सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया कि I2 IG I ऐड होके I2 प्लस IG हो गया। अब हमें इधर KVL को अप्लाई करना है, KCL तो कर दिया, KVL करना है। करंट की डायरेक्शंस बना ले अगर हम यहाँ पे, इमेजिनरी नहीं, पहले एक्चुअल बना रहे। यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, मैं एक एरो बना रहा हूँ यहाँ पे कि करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये आ गई, और यहाँ करंट की डायरेक्शन ये आ गई। ये टोटल 4 करंट की डायरेक्शन है जो आर में जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। और गैल्वानोमीटर में कौन सी डायरेक्शन है, ऐसे नीचे जा रहा है करंट गैल्वानोमीटर के अंदर। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ गई हर एक वायर के अंदर, हर एक रेजिस्टर के अंदर, या हर एक कंपोनेंट के अंदर। नाउ अब हमें क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल अप्लाई करने के लिए हम एक लूप में जाते थे, याद होगा कि केसीएल जंक्शन रूल था, केवीएल लूप रूल है, यानी लूप में अप्लाई होता है। लूप यानी एक कंप्लीट ऐसे सर्किट में जहां से चले वहां पे वापसी आना है, बस। तो यहां अगर मैं देखूं, 2 लूप्स बन रहे हैं मेरे पास, A B D A ऐसे करके, और सेकंड कहां बन रहा है, ये BCDB। एक ये लूप है, एक ये लूप है। इसके अंदर हम अपनी मर्जी से किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, करंट की इमेजिनरी डायरेक्शन लेके। जब वो करंट की डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, डायरेक्शन में ले लेता हूं ऐसे क्लॉकवाइज। ये सिर्फ सपोज की हुई है, एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल वाली वो बाहर ही है। अगर हम जो एक्चुअल है वो और हमारी वाली डायरेक्शन सेम होंगे तो हम वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट हो गई तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये मैं आपको किरचॉफ लॉ वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं सारा। सिमिलरली यहाँ पे, अच्छा जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे ली है तो आप भी ऐसे ही लें, और आप अपोजिट डायरेक्शन भी ले सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ ऐसे लिया तो आप दूसरे में भी इसी डायरेक्शन में लें, ये भी जरूरी नहीं है। आप चाहें तो इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लें, कोई मसला नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अपोजिट डायरेक्शन लेके करते हैं ताकि आपको ये बात समझ आए कि इशू कोई नहीं है। आप दोनों इस डायरेक्शन में ले लें, कैसे, आप दोनों में ऐसे डायरेक्शन भी ले सकते हैं, आप दोनों में ऐसे डायरेक्शन भी ले सकते हैं, यानी ये थी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। आप एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, तो हमने ये डायरेक्शन भी ले ली। अब पहले क्या करते हैं कि जो केवीएल है वो किस पे बेस करता है। केवीएल 2 तरह से अप्लाई होता था, एक था सम ऑफ EMF सोर्सेज शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स। यहाँ पे लूप के अंदर कोई EMF सोर्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली 0 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स शुड बी इक्वल्स टू 0। जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे वो सारे 0 के इक्वल आने चाहिए। हम सबको ऐड करेंगे और 0 कर देंगे। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग KVL इन लूप। लूप की जगह आप मैश का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, MESH। मैश और लूप एक ही बात होती है तकरीबन। चल लूप कौन सा ले रहे पहले हम, ABDA। इन लूप ABDA, ये हमारा KVL के लिए लूप आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, सॉरी सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं इस एक लूप में, एक रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस आ रही है, एक गिलवानोमीटर, गिलवानोमीटर भी कंपोनेंट है, इस पे भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और एक रेजिस्टेंस VR। सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उसको मैं बोल देता हूँ VP, यहाँ पे जो आ रहा है उसको मैं बोल देता हूँ VR, और यहाँ पे जो आ रहा है उसको मैं बोल देता हूँ VG। सही, पहले यहाँ इस डायरेक्शन को लेके चलते हैं। करंट की डायरेक्शन और हमारी जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसके अकॉर्डिंग देखें ऐसे और है, तो VP पॉजिटिव आएगा, VP। फिर आगे आए, ऐसे रोटेट करते हुए आए, गैल्वानोमीटर के थ्रू जो करंट है और हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसे देखे सेम है, नीचे ही जा रही है। तो ये वाला यहाँ पे जो
पोटेंशियल ड्रॉप है Vg, ये भी पॉजिटिव आएगा, प्लस Vg। और अब इस वाले पे आए, ये जो वी आर है, रेजिस्टेंस आर, हम जा रहे हैं ऐसे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो वी आर है अब ये नेगेटिव आएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये वाली देखें ये कैसे जा रही है, ऐसे, और ये वाली अपोजिट है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो वी आर है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वी आर इज इक्वल्स टू 0। नाउ ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं ये हर एक रेजिस्टर के लिए अप्लाई करूं, पहले वीपी इसमें से करंट जा रहा है I1, मैं यहां समझाते हुए करता हूं, वीपी या ऐसे करें, V इक्वल्स टू आई आर। वीपी किसका है, जो रेजिस्टर P है इसमें से करंट जा रहा है I1, ये देखें ऐसे I1 जा रहा है, तो ये हो गया I1 रेजिस्टर RP। गैल्वानोमीटर के लिए Vg इज इक्वल्स टू करंट जा रहा है Ig, और इसकी रेजिस्टेंस को हम कह देते हैं Rg। यहाँ रेजिस्टेंस बनी भी नहीं, लेकिन हर कंपोनेंट में रेजिस्टेंस होती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आएगा रेजिस्टेंस होगी, तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस मैंने कह दी Rg। और लास्ट Vr इज इक्वल टू Vr, इसमें से करंट क्या गुजर रहा है, I2 और रेजिस्टेंस Rr। ये हो गया हमारे पास तीनों का, तीनों चीजें आ गई, इसको पुट करते हैं वहां पे। Vp बराबर है I1 Rp प्लस Vg बराबर है Ig Rg माइनस Vr बराबर है I2 Rr इज इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ आती है, हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, I2 Rr माइनस का इस तरफ लाके इसको पॉजिटिव कर देते हैं, I1 Rp प्लस Ig Rg इज इक्वल टू I2 Rr, ये हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पे ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मतलब चाहे तो कर ले चाहे तो ना करें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस I2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, हम कर लेते हैं I1 Rp प्लस Ig Rg इज इक्वल टू I2 की जगह क्या आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू R। तो इनको हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। तीन इक्वेशंस हो गई। नाउ हमने क्या किया, एक लूप के अंदर केवीएल अप्लाई कर दिया, अब दूसरे लूप में केवीएल अप्लाई करना है, तो यहां पे लिखते हैं कि अप्लाइंग केवीएल इन लूप, कौन से लूप में अप्लाई करने लगे केवीएल, इस तरफ वाले में, कौन सा है, BCDB, इन लूप BCD और दोबारा से B, इस लूप में अब हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। अगेन क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स शुड बी इक्वल्स टू 0। अब अगेन इस करंट की डायरेक्शन में चलते हैं हम। सबसे पहले अगर हम इधर चले, ऐसे जाए, ये यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि जो आर क्यू है इसके अराउंड जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसको मैं कह देता हूं वी क्यू, और आर एस जो इसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा उसको मैं कह देता हूं वी एस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे गए ना, ऐसे गए, पहले हम जा रहे हैं ऐसे, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्चुअल करंट है ऐसे, तो वी क्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये डायरेक्शन ऐसे है, ये अपोजिट जा रही है, तो वी क्यू माइनस में आएगा, तो माइनस वी क्यू। फिर ऐसे जा रहे, तो ऐसे गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन में जब हम आए ऐसे, तो गैल्वानोमीटर का करंट और ये डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव आएगा, प्लस Vg, और फिर ऐसे आके हम ऐसे वापसी ऊपर जा रहे हैं ऐसे, तो Rs
आर एस भी ऐसे है, हमारी डायरेक्शन भी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो सेम हो गई, वी एस पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस वी एस इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन वही वाली बात कि v इक्वल्स टू आई आर है, तो अगर हम वी क्यू के लिए बात करें, किधर गया वी क्यू, हाँ ये रहा वी क्यू, वी क्यू में से करंट जा रहा है आई थ्री, आर क्यू में से करंट जा रहा है आई थ्री और रेजिस्टेंस आर क्यू, तो वी क्यू बराबर हो जाएगा आई क्यू, नहीं आई थ्री और ये आर क्यू। फिर एक मिनट, वी क्यू बराबर हो जाएगा आई थ्री आर क्यू के। उसके बाद वीजी, वीजी तो हमने किया था कि वीजी बराबर है आई जी आर जी के, इसको दोबारा नहीं कर रहे समझ के, ये हमें पहले से पता है, वीजी बराबर है आई जी आर जी के। और लास्ट कौन सा रह गया, वी एस, वी एस बराबर हो जाएगा, वी एस में से करंट क्या जा रहा है आई टू प्लस आई जी, तो हम ये टोटल लिखेंगे आई टू प्लस आई जी इंटू आर जी, आर एस। हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी टोटल करंट जा रहा था वो आर आई थ्री था, तो आई थ्री आर क्यू कर दिया इसमें, यहाँ पे आई जी आर जी, यहाँ पे टोटल करंट जा रहा है आई टू प्लस आई जी, तो हमने आई टू प्लस आई जी, ये करंट और ये रेजिस्टेंस प्रोडक्ट में लिख दी, इनको हम वहां पे पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आई थ्री आर क्यू प्लस वी जी का आई जी आर जी प्लस वी एस आई टू प्लस आई जी इंटू आर एस। सही। अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसको आप यहीं से कर लेना क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, होना इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, वही वाली बात, नेगेटिव वाली साइड को एक तरफ ले आते हैं। हाँ नेगेटिव वाली साइड जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, एक साइड ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई जी आर जी प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल्स टू आई थ्री आर क्यू, इस तरफ आ जाएगा आई थ्री आर क्यू। नाउ आई थ्री के लिए हमने एक फॉर्मूला रखा हुआ है आई वन माइनस आई जी, उसको यहां लाके पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा आई जी आर जी प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल्स टू आई थ्री की जगह आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी इंटू आर क्यू। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई जिसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 4 का। 4 इक्वेशन आ गई। यहां तक आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब हम इन डायरेक्शंस को मिटा देते हैं। इन डायरेक्शंस को मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया था, करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है, एक्चुअली डायग्राम में बहुत सारी चीजें आ गई हैं तो मुझे कुछ कम करना पड़ रहा है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब आपको ये बात यहां से दोबारा अच्छे से समझनी होगी कि हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये दोनों तो कांस्टेंट थे और ये वेरिएबल था, ये अननोन है। हम क्या करेंगे कि हम इनको इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि यहां पे करंट 0 हो जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बैलेंस कंडीशन, जिसमें क्या हो रहा था, ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है लेकिन यहाँ करंट नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इन दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल हो गया है सेम। सेम इसी तरह यहाँ हमें क्या करना होगा कि आर को कुछ इस तरह से हमें चेंज करना होगा, इस तरह से वैल्यू बढ़ानी या कम करनी होगी कि जो इन दोनों का रेशो हो। रेशो मीन आरपी डिवाइडेड बाय आर क्यू, जो आरपी डिवाइडेड बाय आर क्यू हो वही आर एस डिवाइडेड बाय आर हो जाना चाहिए। इसकी वैल्यू को मैं कुछ इस तरह से अरेंज करूं कि जो इन दोनों का रेशो आ रहा हो वही इन दोनों का रेशो आए, या और आसान लफ्जों में बोलता हूं, सिंपली मैं इसको कुछ इस तरह से मैनेज करूं कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाए, यानी दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो जाए। उससे क्या होगा कि गैल्वानोमीटर में से करंट पास करना खत्म हो जाएगा। वही
बैलेंस पोटेंशियल। ये जो बैलेंस पोटेंशियल है एक्चुअली ये प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। यानी प्रिंसिपल क्या, जिस जिस चीज पर व्हीटस्टोन ब्रिज बेस कर रहा है, जिस चीज को फॉलो करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क कर रहा है, वो यही बैलेंस कंडीशन थी, बैलेंस पोटेंशियल था। जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड रेजिस्टर है, ये नीचे वाला, इसको हम इस तरह से मैनेज करेंगे कि ये बी और डी पर पोटेंशियल जीरो हो जाए, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, पोटेंशियल सेम हो जाए। तो हम इस बात को लिख लेते हैं। नाउ नाउ वी सेट रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस, आर आर, इन सच अ वे that the current through galvanometer becomes zero due to क्या लिखेंगे, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस कर देते, ड्यू टू जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेंगे हम कि ये जो रेजिस्टेंस आर आ रहा है इसको कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि बी और डी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। सपोज करें यहाँ पे पोटेंशियल हो गया +5, यहाँ भी हो गया +5, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता वहां पे करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। पोटेंशियल हो गया सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 5 जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो गैल्वानोमीटर में से करंट पास करना खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो इससे हुआ क्या, गैल्वानोमीटर में से करंट पास होना बंद हो गया। इट मींस कि जो वैल्यू है आई जी की वो हो गई जीरो। ऐसा ही है ना, यहां से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो करंट जो गैल्वानोमीटर में वो क्या हो गया, जीरो। जो आईजी करंट था, यहाँ नीचे करंट अब फ्लो ही नहीं कर रहा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके दोनों इक्वेशंस में जी की वैल्यू को जीरो करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेकिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है I1 RP प्लस IGRG इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R R। ये IG क्या हो गया, जीरो, इसकी जगह जीरो रख देते हैं। I1 RP प्लस IG की जगह जीरो इंटू RG इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R R। तो ये वाली वैल्यू हो गई जीरो, हमारे पास आ जाएगा I1 RP इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R R। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 5। नाउ टेकिंग इक्वेशन 4, तकरीबन हमारी डेरिवेशन खत्म हो गई है, समझने का तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। टेकिंग इक्वेशन 4 सेम, इसमें भी आई जी को जीरो करेंगे। क्या है इक्वेशन, आई जी आर जी, आई जी आर जी प्लस I2 प्लस आई जी, I2 प्लस आई जी इज इक्वल्स टू I1 माइनस आई जी इंटू आर क्यू। तो जहां जहां पर आई जी आ रहा है उसको जीरो करते हैं। आई जी की जगह जीरो इंटू आर जी प्लस I2 प्लस आई जी की जगह जीरो, तो यहाँ कुछ मिस हो गया, आर एस, I2 प्लस आई जी इंटू आर एस आएगा यहाँ पे।
I2 प्लस IG इंटू RS इज इक्वल्स टू I1 माइनस IG की जगह तो 0 आ रहा है ना, इंटू RQ। तो ये वाली तो पूरी वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे I2 प्लस 0 I2, ये हो गया I2 RS इज इक्वल्स टू I1 माइनस 0 I1 RQ। तो यहाँ हमने I2 की वैल्यू रखी नहीं, यहाँ पे रख लेते तो भी सही था। अब हम यहाँ लाके I2 की वैल्यू रख लेते, वहां हम रखना भूल गए। आप चाहते तो इस स्टेप में I2 रख देते, क्योंकि मैंने कहा था कि हम I1 की टर्म्स में बात कर रहे हैं। यहाँ I2 रह गया तो I2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं। I2 की वैल्यू है I माइनस I1, ये रहेगी हमारे पास I माइनस I1 इंटू RS इज इक्वल्स टू I1 RQ। नाउ अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, कोई मसला तो नहीं है, ये वाली साइड इधर लिख दूं वो उधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं आता इससे। तो मैं इसको लिख देता हूं I1 RQ इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू RS। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, जिसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन 6। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को किससे करवाएं? इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करवाते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6 क्या होगा? इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करवा रहे हैं। जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट से डिवाइड होगी, जो राइट साइड है वो राइट से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा I1 RP डिवाइडेड बाय इसके लेफ्ट से आएगी I1 RQ इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू RR डिवाइडेड बाय I माइनस I1 इंटू RS। को थोड़ा सा ठीक कर दें, ये हमारे पास RS है। ना कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास? रिजल्ट में बच गया RP डिवाइडेड बाय RQ इज इक्वल्स टू RR डिवाइडेड बाय RS। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसको, हमें कंक्लूजन समझना होगा कि ऐसा क्या किया है इसके अंदर जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पहले मैंने आपको कहा था दो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कौन कौन से? आरपी और आरक्यू। इसका मतलब यहाँ पे हमें आरपी पता है और आरक्यू भी पता है, दोनों की वैल्यू पता है। आर वेरिएबल रेजिस्टर है, अपनी मर्जी से कम ज्यादा करे, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पता है हमें। यहाँ पे ये आर है, मैंने पी लिख दिया, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है, हम ही तो इसको सेट कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू पता है। आरएस, जब तीन वैल्यूज पता है तो आरएस तो इजिली फाइंड किया जा सकता है। तो यहां से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ अब मैं आपको बीच में एक बात बोलने लगा था जिसको मैंने छोड़ दिया कि यहाँ पे बैलेंस कंडीशन बनी कैसे। मैंने आपको कहा कि अगर आरपी डिवाइडेड बाय आरक्यू, जो ऊपर वाले दो रेजिस्टर्स का रेशो है, अगर वो नीचे वाले दो रेजिस्टर्स के रेशो के बराबर आ जाए, हम क्या करें कि आर आर को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो ऊपर वाले दो रेजिस्टर्स का रेशो है वही नीचे वाले दो रेजिस्टर्स का रेशो बन जाए। तो क्या होगा, हमारे पास बैलेंस कंडीशन आ जाएगी। रेशो सेम होने का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू सेम हो। इसको मैं यहां बता देता हूं, फिर रेज कर लेंगे। कि सपोज करें कि आरपी बराबर है 5 के और उस तरफ है आर क्यू बराबर है 10 के। सही है, तो आर एक मिनट, आरपी 5 ले लिया हमने, आर क्यू 10 ओम ले लिया। आर एस की कोई भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं, आर एस की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 18।
सही है। तो हमें आर, जो आर आर है, इसको एडजस्ट इस तरह करने के ये रेशो सेम आना चाहिए दोनों का। तो अगर मैं आर आर को 9 कर दूं तो दोनों का रेशो सेम आएगा। देखें, आर पी डिवाइडेड बाय आर क्यू क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 0.5। सिमिलरली आर आर डिवाइडेड बाय आर एस, आर आर डिवाइडेड बाय आर एस क्या हो जाएगा, आर आर है 9, आर एस है 18, क्या आ गया 0.5। तो हमने रेशो सेम की है, वैल्यू सेम नहीं की है। तो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज में जो ऊपर के दो रेजिस्टर्स हैं उनका रेशो नीचे के दो रेजिस्टर्स के रेशो के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास बैलेंस कंडीशन आ चुकी है और अब हम इसको यूज कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो ये यहाँ पे लिखने का नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए। और एक लास्ट बात के, आपकी बुक के अंदर ये जैसे मैंने इसको आर पी ले लिया रजिस्टर को, इसको पी लिया वैसे इस तरह आर, ये सिर्फ क्यू, ये सिर्फ एस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा कि पी डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एस। बट ये एक रजिस्टर वाली फॉर्म नहीं लग रही बिल्कुल भी अगर आप देखें, तो इसलिए मैंने रेजिस्टेंस के उसमें समझाया, ये इतनी अच्छी फॉर्म लग नहीं रही, तो आप इसको यूज करें वो ज्यादा बेहतर है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।